तो बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 4.5 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसकी तीन एक्सरसाइज होती हैं 4.5 4.6 4.7। इस साल के लिहाज से आप कुछ कुछ हिस्सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और दूसरी एक्सरसाइज 4.6 ज्योमेट्रिक मीन है और तीसरी एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक की सीरीज है। तो सीरीज से तो बहुत ही कम आता है, लेकिन प्रोग्रेशन मीन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह पढ़ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था कि भाई अगर कोई सीक्वेंस गिवन हो और वही सीक्वेंस जो है वो आपकी उनमें डिफरेंस सेम हो। जस्ट लाइक अगर आपके पास लिखा हो 1 3 5 7 9, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या करता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या करता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनका डिफरेंस कॉमन होता है। कि अगर मैं 3 को 1 से माइनस कराऊं, 5 को 3 से माइनस कराऊं, 7 को 5 से माइनस कराऊं, तो ये इक्वल आएगा। लेकिन जब बात हार्मो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हुई, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बता रहा है भाई? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये चीज बताता है कि भाई 3 6 12 इनके दरमियान का रेशो सेम आना चाहिए। मतलब सेकंड टर्म को जब मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा तो 3 2 6 आ रहा है। इसी तरह 12 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 2 12 आ रहा है। यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। अगर रेशो सेम होता है तो उस सूरत में आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि शुरू के सवालात तो इम्तिहान के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये कि ये सीखने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो 3 6 12 ये एक सीक्वेंस दी हुई है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीक्वेंस। प्रोग्रेशन मीनिंग होती है सीक्वेंस। तो बेटा जब हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इट मीन सीक्वेंस की जब बात कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है? 3 6 12 और फिफ्थ टर्म मुझे निकालना है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है जरा समझिएगा। फॉर्मूला इसका होता है AN = ARN-1। इसमें इसमें बेटा इसको समझना जरूरी है कि ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म पहली टर्म। एन कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स मेरे पास मौजूद हैं। आर कहते हैं कॉमन रेशो को, और ये सब चीजें अगर हमें पता होगी। और ए एन, सॉरी ये जो ए एन है ये कहते हैं लास्ट टर्म, जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी करते थे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आप तवज्जो से देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 6 12 फिफ्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गई 3। कॉमन रेशियो कैसे आएगा? 6 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 2 आ गया। एन 5 है क्योंकि मुझे पांचवी टर्म निकालनी है और ए 5 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो AN = ARN-1, और ए की जगह 3 आ गया, आर की जगह 2 आ गया, N-1 5 - 1, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 3 = 48। तो बेटा पांचवी टर्म में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो वैल्यू कौन सी होगी? 48 टर्म। तो ये है तो बहुत आसान स्टार्टिंग की बात, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही वाला है। ठीक है भाई, यहां तक की बात तो अब आपने क्लियर कर ली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह सीक्वेंस में दे रहा है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अपॉन में रेशो आएगा। जब अपॉन में रेशो आएगा तो वैल्यूज अपॉन में सॉल्व हो सकती हैं। तो A9 जो है 1/8 आता है।
तो सवाल वैसा ही है, कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। तो ये स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन है, ये इम्तिहान में नहीं आते। अब क्वेश्चन आएगा जनाब यहां से। जी, इन अ जीपी A1 is equals to 5/9, A6 is equals to 15625, फाइंड द nth टर्म। तो इन्होंने बीच बीच में से टर्म दे दिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, A1 जो कि वैल्यू है 5/9, ए की वैल्यू, यानी इसे A1 का मतलब ये हो गया कि ये वाली कौन सी टर्म कहलाएगी, फर्स्ट टर्म। ये कहलाएगी फर्स्ट टर्म हमारी। ठीक है भाई। अब इन्होंने A6 दिया 15625 9। वी नो डैट द फॉर्मूला इज हेयर। हम जानते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है बेटा, फॉर्मूला है। बेटा, ये हमारा है फॉर्मूला। तो हमें पता है an = ar(n - 1) है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमने जो है ना A6 का फॉर्मूला लगाया। अब अगर मैं आपसे कहूं A6 का फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो आप बोलेंगे सर an की जगह A6 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें पता है जो कि 5/9 है। आर हमें नहीं मालूम। और एन हमने बोल दिया भाई 6 - 1, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही लिख दिया। और A6 की जगह जनाब, A6 की जगह पर क्या आएगा, अगर आप देखते हो A6 की जगह पर क्या बनेगा हमारे पास, तो A6 की वैल्यू हमारे सामने आ गई 15625/9, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी। अब जरा सुन लीजिए भाई, हमने कुछ नहीं किया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई और है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 वहां जाकर डिवाइड हो गया। अच्छा, हमने इसको सॉल्व किया तो बेटा क्या बना आपके पास, क्या बना आपके पास, 3125। अब ये 3125 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने 5 का एलसीएम ले लिया। यहाँ पर देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये 5 का एलसीएम का है। और ये कैसे लिया, 5 6 = 30, 1 कैरी, 5 2 = 10, और 1 कैरी, 5 3 = 15। इसी तरह 5 को फिर 625 से किया, और इस तरह हमारे आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब क्वेश्चन में जाकर देखिए हमें इसने बोला क्या है। क्वेश्चन में जाके इसने हमसे बोला है फाइंड दी nth टर्म। तो nth टर्म तो an से आएगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर भाई, हमने इसी काम में क्या काम किया, तो अच्छी तरह देख लीजिए हमने क्या वर्कआउट किया है इसमें। तो हमने ली वैल्यू an की वैल्यू जो कि होता है an = ar(n - 1). तो ये जनरल टर्म देख लीजिएगा, इसके थोड़े से स्टेप समझने वाले हैं कि इस इसमें क्या होगा कि भाई a की वैल्यू 5/9 है, r की वैल्यू अभी ऊपर निकाली 5 है, n - 1। अगर मैं 5 को इसमें ऐड करा दूं तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे। ए एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5n/n। इसका मतलब है अगर मैं बच्चों n की जगह पर 1 वैल्यू डालता हूँ, तो 5/9 पहली वैल्यू होगी, 2 डालता हूँ 25/9 दूसरी वैल्यू होगी। सही है। इसी तरीके से मैं अगर जो है इसकी वैल्यू 3 डालता हूँ, 125/9 तीसरी वैल्यू होगी। ये सीक्वेंस खुद बन जाएगा। तो ये इन्होंने पूछा था आपसे कि आपकी nth टर्म क्या होती है। ओके भाई, अब नया क्वेश्चन आ गया, फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ई if a5/a3 is equals to 4/9 एंड a2 is equals to 4/9। देखो इन्होंने एक तो रेशो दे दिया। रेशो किस सेंस में दिया है, तो हमें नजर आ रहा है कि भाई रेशो इन्होंने दे दिया है 4/9, A5 और A3 की वैल्यू, और A2 दे दिया 4/9। तो हमने बोला भाई हियर गिवन दैट A2 इज इक्वल्स टू 4/9। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an = ARn - 1। तो हमने यही किया, A2 की जगह 4/9 लिखा,
ए आर, 2 - 1 का मतलब हो गया ए आर, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। नाउ गिवन दैट इक्वेशन नाउ गिवन दैट A5/A3 का जो रेशियो है 4/9 के बराबर है, तो बेटा A5 के लिए क्या होगा, AR5 - 1, और A3 के लिए क्या होगा, AR3 - 1। इसमें देखो A से A कैंसिल हो गया, R4 R² में से R² बचा कैंसिल आउट होने के बाद, तो ये बचा 4/9। तो अगर मैं R की वैल्यू बोलूंगा ना निकालने को, तो कैसे निकलेगी, +- 2/3। तो पुट द वैल्यूज ऑफ R इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में R की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो दो दफा पुट होगी देखो वैल्यू, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव। तो पॉजिटिव में ए की वैल्यू 2/3 आई, और नेगेटिव में ए की वैल्यू -2/3 आई। यहाँ तक का काम आपके क्लियर हो गया, सही है ना। अच्छा, उसके बाद दो आर आ गए, दो ए आ गए। तो सवाल ने क्या बोला था, फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें थोड़ा सा काम आगे भी करना पड़ेगा। AN = ARn - 1। तो एक दफा ए की वैल्यू 2/3 रखी, एक दफा ए की वैल्यू +2/3 रखी, और +1 -1 ऐड होकर कैंसिल हुए, ये ए एन की वैल्यू आ गई। सेकेंडली -2/3 -2/3 रखी, तो बेटा अगर हम पावर में ऐड कर देंगे इसी तरह -2/3 की पावर n बचेगी। तो द nth टर्म ऑफ द गिवन जीपी इज 2/3 की पावर n, और -2/3 की पावर n। तो ये हो गया हमारा कौन सा सवाल, सवाल ना थोड़ा सा लेंथ में पड़ा है लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है, स्क्रीनशॉट। एंड में लेना, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द जीपी। ये आपके पास जीपी की सीक्वेंस है, A1 R² A1 R4 फ्रॉम अनदर जीपी। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है हमारे पास ऐसा डेरिवेशन क्वेश्चन है, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि इसको हमें काम क्या करना है, बहुत छोटा सा है। लिखा हुआ है भाई, अगर हमारी जीपी की सीक्वेंस है A1 A1 R², A1 R4, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/A1 1/A1 R², 1/A1 R4। तो इनका कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करेंगे। तो बेटा A1 R² डिवाइडेड बाई A1, आर की वैल्यू R² बची। इसी तरह अगर मैं इस थर्ड वाले को सेकंड वाले से करता हूँ, R² आई, तो R देखो सेम आया, तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है R²। उसके बाद है, नाउ फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स द गिवन जीपी इज 1/R², और 1/R², मतलब कॉमन रेशियो रेसिप्रोकल वाली टर्म की जब हमने निकाली, तो उसमें जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/R², 1/R²। हेंस इट इज प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द जीपी आर देयर, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखने में कुछ नहीं जा रहा, जस्ट फॉर डेरिवेशन ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 3 consecutive नंबर्स इन जीपी whose sum is 39 and their product is 729। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना सीक्वेंस की, तो जैसे इसमें सीक्वेंस में क्या होता है कि जस्ट लाइक हमारे पास जो है ना, ये ए की सीक्वेंस, जीपी की सीक्वेंस कैसे बनती है कि भाई इसकी जनरल टर्म ए होती है, फिर ए आर होती है, फिर AR² होती है, फिर AR³ होती है। तो इसकी पीछे वाली सीक्वेंस क्या होती है, A/R। ये देखो, ये जो लिखी हुई है ना, ये है सीक्वेंस असल में। तो इन्होंने क्या किया, लेट द 3 consecutive नंबर्स इन जीपी, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ। तो इन्होंने कुछ वैल्यू फर्स्ट टर्म से पहले वाली ली है, तो और सर एक, ये जो लेट किया था, इसको A, AR फिर AR² ऐसे नहीं कर सकते थे? देखो बात क्या है कि जब हम मतलब किसी एक भी सीक्वेंस को किसी जगह करते हैं, पर मेरी बदल दिया। मेरी बात मुकम्मल होने दो फिर तुम बोलना। किसी भी सीक्वेंस को जब हम 3 consecutive टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हम पीछे से इसलिए स्टार्ट करेंगे ताकि
अब वो चीज नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से कैंसिल हो सके, वरना तो लाइन से एक साथ रख देते हैं, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी टर्म होती है ना तो वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कोई चीज होगी ना तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो टर्म हम कॉन्जिक्यूटिव रखते हैं उसमें कोशिश करते हैं नेगेटिव, यानी ए फर्स्ट टर्म से पहले वाली और फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बाद वाली को जरूर कंसीडर करें, ताकि हमारे पास कोई मसले का हल निकल सके। ए और आर निकालना हमारा मसले का हल है, और उसके बाद जीपी की सीक्वेंस हमने बनानी है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया ए अपॉन ए आर, ए और ए आर। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर देयर, ए अपॉन आर। अब इनका सम कर रहे हैं, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39। अच्छा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दोनों चीजें बोली थी, सम 39 है, प्रोडक्ट 729 है। तो देखो प्रोडक्ट से फायदा क्या हुआ, देखो जरा, आर से आर कैंसिल हो गया, ए ए मल्टीप्लाई हुआ, ए क्यूब हो गया। 729 किसका क्यूब होता है, तो सर वो 9 का क्यूब होता है। अब मुझे ए पता चल गया, ए को यहाँ रख दूं तो मेरी वैल्यू आर की फाइंड आउट हो जाएगी। तो ऐसे ही किया, आर का लिया एलसीएम, तो आर स्क्वायर हो गया, ये भी आर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आर 39 के पास चला जाएगा। अब आप देखिए, हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, तब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आर की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जिससे आर की दो वैल्यूज निकलेंगी। एक आर की वैल्यू निकलेगी 3, और एक आर की वैल्यू निकलेगी 1/3। अब हम इससे क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू तो 9 ही है, वो तो क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था कि ए की वैल्यू जो है वो 9 है। तो हम क्या करेंगे, हम आर को एक दफा 3 रखेंगे और तीनों नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब वो तरीका देख लीजिए। जैसे नंबर था ए अपॉन आर, ए और ए आर, तो बेटा ए की जगह 9 आ गया, आर की जगह 1/3 आ गया। सही है, ए की जगह 9 आ गया, ए की जगह 9 आ गया, आर की जगह 1/3 आ गया। तो 3 3 9, और 3 9 27, ये 3 ऊपर चले जाएगा, 3 9 27, 9 और 3। देखो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, एक आर 1/3 निकला था और एक आर 3 निकला है, तो अगर हम 3 पुट करेंगे यहाँ पर, अगर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वैल्यू जो आएगी वो 9/3, 9 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होगा, 3 3 9, 9 ऐसे ही आ गया, और 9 3 27। तो ये इंक्रीजिंग वाली सीक्वेंस है और ये डिक्रीजिंग वाली सीक्वेंस है। और दोनों सीक्वेंस का भाई, जब हमारे पास दो आर आ गए और ए तो एक ही था, तो हमने जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सपोज किए थे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें निकालने थे। अब अगर आप क्वेश्चन पे जाके क्वेश्चन का मतलब समझें, तो क्वेश्चन का मतलब हमें क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन का मतलब है फाइंड थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन जीपी whose sum is 39 and their product is 729। तो उन्होंने एक तो सम बता दिया और एक एक प्रोडक्ट बता दिया, और कहा कि भाई ए और आर निकालो और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकाल लो जो आप कंसीडर कर रहे हो। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। सर ये पॉजिटिव वाले जरा दोबारा बताइएगा, क्वेश्चन 1 के बाद से। ओके भाई, अब नया क्वेश्चन है, ये थोड़ा एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है कि भाई जीपी का इस्तेमाल हम किन पोजीशंस में देखते हैं, किन सिनेरियोस में देखते हैं। The number of bacteria in culture increased in GP from 5,15,000 to 15,45,000 in 7 days। तो इन्होंने बैक्टीरिया, एक तरीके से टेस्ट है, उस टेस्ट का रिजल्ट बताया है। वही समझो, एक एक टेस्ट है, वो इंक्रीज हो रहा है, और वो 5,15,000 से 15,45,000 तक जा सकता है 7 दिनों में। फाइंड द डेली रेट ऑफ इंक्रीज। तो बात आ गई रेट की, और रेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कहते हैं। अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंक्रीज टू बी कांस्टेंट, और हमने ये अज्यूम कर लिया कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग जो है वो कांस्टेंट है। सोल्यूशन गिवन दैट ए की वैल्यू 5,15,000 है, और लास्ट फ्रॉम क्या है कि भाई 15,45,000 तक ये इंक्रीज हो सकता है। तो ए एन की वैल्यू 15,45,000 है। एन की वैल्यू 7 दिन है। देखो टर्म क्या होती है, वो एक ज्यादा होती है। अगर डे है तो फर्स्ट डे गुजरने के बाद वो काउंट 1 कहलाता है। तो 7 + 1 8, ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है। तो 5,15,000 इज इंक्लूडेड इन जीपी, तो ये 7 + 1 8।
आर इज इक्वल्स टू, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है। तो आप देख लीजिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। 15,45,000 ए एन की वैल्यू आ गई, 5,15,000 ए की वैल्यू आ गई, आर के ऊपर 8 - 1 हो गया, जो कि एक्चुअली 7 दिन दिखा रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा डिवाइड होगा। R7 इज इक्वल्स टू 3, और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, लेकिन क्यूब रूट नहीं लिया, 7 का रूट लिया है। तो 7 से रूट कैंसिल हुआ। 1/7 कैलकुलेटर में डालोगे तो रेट क्या आया, 1.169। द डेली रेट ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया कल्चर इज 1.169। तो ये इसकी एप्लीकेशन का एक सवाल था जो कि समझने वाला है। ओके भाई, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹1000 फॉर 5 years एट 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है। इंटरेस्ट नॉर्मली आप जानते हैं ना, कि अगर आप पैसे जो है एज अ प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 5 साल तक, तो उसमें प्रॉफिट अर्न करते वक्त आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है या सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली एक ऐसा इंटरेस्ट की फॉर्म होती है जो कि कंप्लीटली जो है वो समझे आपको इंटरेस्ट की तरफ जो है ना वो आपको ले जाती है। और इंटरेस्ट जो है, सूद जो है, वो एक आप तरीके समझते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूद लेना, ये सूद पे पैसे कमाना, ये हराम है। अब कुछ इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं जो कि इस चीज को एज अ कंसीडर किया जा रहा है, बट अभी तक ये वैसे तो खुला ऐलान है इस पर, लेकिन अब कुछ फतवा आ रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्लोज हुआ है। बहरहाल वो एक अलग बात है। फाइंड अ प्रॉफिट ऑन ₹1000 फॉर 5 years। हमें प्रॉफिट मालूम करना है। हमने 1,000 रुपये 5 साल के लिए बैंक में रखवा दिए हैं, और हमने 4% पर एनम कंपाउंड प्रॉफिट मिल। कंपाउंड प्रॉफिट एक ऐसा मतलब होता है कि ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे हर साल 4% मिलेगा। इसमें ये मसला है कि जैसे अगर मैंने 1,000 रुपये दिए हैं, और 1,000 रुपये के बाद मुझे नेक्स्ट मंथ जो है वो 1,100 रुपये मिल रहे हैं, तो 1,100 पे फिर 4% लगेगा। फिर उसके बाद अगले महीने का भी प्रॉफिट ऐड होकर 1,300 रुपये पे लगेगा। अब जो भी प्रॉफिट मुझे मिलता रहेगा वो ऐड अप होगा, और उसका 4% मुझे मिलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हो गई 1,000, एन की वैल्यू उन्होंने 5 years बोली है, मैंने कहा एक ज्यादा होती है। टर्म की वैल्यू 5 + 1 6 हो गई, जिसमें 1,000 भी इंक्लूड होगा। तो आर इज इक्वल्स टू 100% होता है, लेकिन क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट है तो बेटा इसमें 4% ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 104%। 104 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 1.04, ये आर आ गया। तो अब क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर एन माइनस वन। तो हमने आर की जगह 1.04 डाल दिया, 6 - 1 5। अब इसमें आप मजीद क्या कर सकते हो, इसमें आपने मजीद कुछ ऐसा किया नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है ना, वो जो लास्ट टर्म आ रही है वो जनाब कुछ ऐसे आ रही है कि 1,001.04। प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब जो मैंने अकाउंट में पैसे रखे वो 1,000 रुपए थे, और ये मेरा प्रॉफिट का रेट आ गया। अब मैं 1.04 को मल्टीप्लाई बाय 5 करके, इसका अगर मैं सॉल्व करके 1,000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये एक वैल्यू बन जाएगी। और वो वैल्यू अगर मैं 1,000 से माइनस करूं तब मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसको आसानी से इन्होंने क्या किया, 1,000 को कॉमन ले लिया, 1.04 की पावर 5 - 1। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर में डालोगे ना, एक वैल्यू निकलेगी जो समथिंग समझो 11,000 या 12,000 तक, 1,200 तक की निकलेगी। और उसको आप 1,000 से माइनस कर दोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट पॉइंट्स में आ जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये भी एक एप्लीकेशन का सवाल था, जिसमें आपने देखा कि हमने 1,000 रुपए जो है वो रखवाए बैंक में 5 साल के लिए, और वहां से 4% प्रॉफिट पर एनम का मतलब होता है 1 साल के अंदर अंदर हमने उसको लिया। तो कंपाउंड प्रॉफिट जो होता है वो आपकी कॉस्ट में ऐड होता है, और जब जब आपको प्रॉफिट मिलता रहता है तब तब वो प्रॉफिट समेत आपकी टोटल अमाउंट में ऐड होगा, और उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा।